एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई आपको ट्रेडिशनल या पुराने ख्याल का कहता है, तो वो तारीफ होती है या ताना? सोचिए, तुम बहुत ट्रेडिशनल हो। ये सुनकर अंदर कुछ चुभता है ना? लेकिन क्यों? अपनी परंपरा से जुड़े रहना बुरी बात कब से हो गई? इस एक छोटे से सवाल के पीछे 500 साल की कहानी छुपी है, और आज हम उस कहानी की जड़ तक जाएंगे। नमस्ते। ये सीरीज है जे साई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत पर। आज पहला चैप्टर, जिसका नाम ही है लैंग्वेज मैटर्स। भाषा मायने रखती है। डरिए मत, हर भारी वर्ड को हम चाय की दुकान वाली भाषा में समझेंगे। कहानी शुरू होती है 2018 में। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर का मशहूर केस चल रहा था। किताब के लेखक वकील जे साई दीपक मंदिर की परंपरा के पक्ष में खड़े थे। उनकी दलीलें पूरे देश के मीडिया में छा गईं। लेकिन जवाब में क्या मिला? दलील का जवाब दलील से नहीं, लेबल से दिया गया। ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, एंटी मॉडर्न। और यही लेखक को वो बात खटकी जो हम आप रोज मिस कर देते हैं। मंदिर का परंपरा से जुड़ा होना तो स्वाभाविक है, फिर ट्रेडिशनल शब्द गाली कैसे बन गया? एक सेकंड रुकिए, याद कीजिए, आखिरी बार आपको किसने बैकवर्ड या पुराने ख्याल का कहा था? देखिए, कुछ शब्द हमारी जुबान पर ऐसे चढ़ गए हैं कि हम सोचते ही नहीं। मॉडर्न बोलो तो अपने आप तारीफ लगती है, रैशनल बोलो तो बंदा स्मार्ट लगता है, और ट्रेडिशनल बोलो तो ताना, धार्मिक बोलो तो पिछड़ा। एक ही तराजू पर नया हमेशा भारी, पुराना हमेशा हल्का। तो असली सवाल ये है, ये तराजू बनाया इसने? किताब का जवाब सीधा है, ये तराजू यूरोप से आया। और इसे समझने के लिए आपको बस 3 शब्द समझने हैं। पहला शब्द कॉलोनाइजेशन। मतलब बिल्कुल सिंपल, एक देश के लोग दूसरी जमीन पर जाकर अपनी कॉलोनीज बसाएं और उस जमीन को अपने फायदे के लिए निचोड़ें। दूसरा, कलोनियलिज्म, यानी कॉलोनीज बसाने की सोची समझी नीति, पॉलिसी। हम जाएंगे, कब्जा करेंगे, राज चलाएंगे। और तीसरा शब्द, इन दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक, कलोनियलिटी। कलोनियलिटी मतलब जमीन का नहीं, दिमाग का कॉलोनाइजेशन। किताब साफ कहती है, कॉलोनाइजर का असली गोल सिर्फ आपका सोना चांदी नहीं था। असली गोल था आपको अपनी इमेज में ढालना। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए किसी ने आपके घर पर कब्जा किया और सालों बाद घर छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते अपना रूल बुक आपकी अलमारी में छोड़ गया, और आप आज भी घर उसी रूल बुक से चलाते हैं। घर आपका, नियम उसके। बस यही है कॉलोनियलिटी। कॉलोनाइजर के जाने से जमीन आजाद हो जाती है, लेकिन दिमाग में वो छूटा हुआ रूल बुक चलता रहता है। और इस बीमारी के इलाज का भी नाम है डीकोलोनियलिटी। मतलब उस छूटे हुए रूल बुक को पहचानना और अपनी नज़र, अपनी कसौटी वापस हासिल करना। और ध्यान रहे, डीकोलोनियलिटी यूरोप से नफरत करना नहीं सिखाती। वो बस इतना कहती है, यूरोप का तरीका दुनिया का एक तरीका है, इकलौता तरीका नहीं। अब सवाल ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दुनिया भर के स्कॉलर्स एक ही साल पर उंगली रखते हैं, 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस निकला न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करने। यूरोप आज भी उस दौर को कहता है द एज ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी, जरा इस शब्द का घमंड तो देखिए। जिन जमीनों पर करोड़ों लोग हजारों साल से जी रहे थे, वो डिस्कवर कैसे हुई? वो तो पहले से वही थी। यानी डिस्कवरी शब्द के अंदर ही एक सोच छुपी है कि दुनिया तब तक अंधेरे में थी जब तक यूरोप ने उसे देखा नहीं। चैप्टर का नाम याद कीजिए, लैंग्वेज मैटर्स। इसके बाद यूरोप में जो जो हुआ उसे नाम मिले
द रेनेसांस, द रेफॉर्मेशन, द एनलाइटनमेंट, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस छोटे से शब्द द पर गौर कीजिए। द मतलब इकलौता, जैसे इंसानी तरक्की की बस यही एक कहानी हो, बाकी सब हाशिया। यूरोप की लोकल हिस्ट्री को पूरी दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री बना दिया गया, और हमारी अपनी कहानियां फुटनोट तक नहीं बनी। अब खुद से एक सवाल पूछिए। 1947 में हमें आज़ादी मिली, ज़मीन वापस मिल गई, लेकिन वो रूल बुक, वो तराजू जो तय करता है क्या मॉडर्न है और क्या बैकवर्ड, क्या वो भी वापस हुआ? कमेंट में लिखिए, आपको क्या लगता है? इस 1492 वाली कहानी को विद्वान 4 तरह से देखते हैं, लेकिन आपके लिए 2 नज़रें काफ़ी हैं, क्योंकि असली फ़र्क यही है। पहली नज़र, पोस्ट कॉलोनियल, ये यूरोप के दबदबे पर सवाल तो उठाती है, लेकिन मान लेती है कि कॉलोनियलिज्म आज़ादी के साथ ख़त्म हो गया। दूसरी नज़र, डी कॉलोनियल, ये कहती है रुको, कॉलोनाइजर गया है, कॉलोनियलिटी नहीं गई। वो रूल बुक आज भी हमारे क्लासरूम्स में, हमारी अदालतों में, हमारी अपनी ज़ुबान में जिंदा है। और इसीलिए ये किताब पोस्ट कॉलोनियल नहीं, डी कॉलोनियल रास्ता चुनती है, क्योंकि हालात बदलना एक बात है और दिमाग बदलना बिल्कुल दूसरी। डी कॉलोनियल विद्वानों की एक बात इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है, यानी हालात, लेकिन कॉलोनियलिटी और डी कॉलोनियलिटी स्टेट ऑफ माइंड है, दिमाग की हालत। और एक ट्विस्ट सुनिए, यूरोप एज ऑफ डिस्कवरी को इसीलिए सेलिब्रेट करता है क्योंकि उससे पहले वो खुद 1000 साल के डार्क एजेस में डूबा हुआ था। उसके लिए तो वो सच में नई सुबह थी, लेकिन बाकी दुनिया किसी अंधेरे में नहीं थी। फिर भी जब गुलाम रहे देश खुद एज ऑफ डिस्कवरी का जश्न मनाते हैं, तो किताब कहती है इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या होगी। अब मजे की बात, कॉलोनियलिटी पर सबसे गहरा काम कहाँ से आया? लैटिन अमेरिका से, फिर अफ्रीका से, और एशिया। एशिया लगभग खामोश है, जबकि जिंदा सिविलाइजेशंस तो यहाँ है। भारत में आज भी वही परंपराएं सांस ले रही हैं जो कॉलोनाइजर से पहले थीं। किताब कहती है ये खामोशी खुद सबूत है कि कॉलोनालिटी हमारे अंदर कितनी गहरी बैठ चुकी है, और यही भारत की आवाज़ ज़रूरी हो जाती है। अमेरिका में कॉलोनाइज्ड समाज कॉलोनाइजर का धर्म अपना चुके हैं, इसलिए वहाँ की स्कॉलरशिप रेस पर खुलकर बोलती है और धर्म पर चुप रहती है। लेकिन भारत एक लिविंग इंडिजिनस सिविलाइजेशन है। यहाँ पुरानी आस्था आज भी जिंदा है। यहाँ कॉलोनियलिटी का खेल आज भी धर्म और संस्कृति के मैदान पर चल रहा है। इसीलिए किताब का सबसे ज़रूरी पॉइंट, हमारी डेफिनेशन हमें खुद लिखनी होगी। अमेरिका और अफ्रीका से सीखेंगे ज़रूर, लेकिन उधार की डेफिनेशन से भारत का काम नहीं चलेगा। तो चलते चलते वही पहला सवाल, अगली बार जब कोई आपको ट्रेडिशनल कहकर छोटा दिखाए, 1 सेकंड रुकिएगा और खुद से पूछिएगा ये तराजू किसका बनाया हुआ है? क्योंकि जिस दिन आपने ये सवाल पूछ लिया, उस दिन समझिए डीकोलोनियलिटी की तरफ आपका पहला कदम उठ गया। अगले एपिसोड में कॉलोनियलिटी को डिस्कवर किसने किया? लैटिन अमेरिका के वो स्कॉलर्स जिन्होंने पहली बार यूरोप का आईना उल्टा घुमाया। सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले चैप्टर में।